हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी ने आपके गणित का सिलेबस बदल दिया है। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। अच्छा, मतलब यहाँ आपको कुछ प्रयोग दिए हैं और वो आपसे बोल रहा है प्रश्न में कि आप इन प्रयोगों के आधार पर आपको जो भी परिणाम मिलेंगे वो बस आपको लिखना है। ठीक है ना? अब क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहला प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग है बच्चों ये ए, कि पहिए को घुमाना। अब देखिए, यहाँ आपको एक पहिया दिया है, ये थोड़ा छोटा है, हम थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसी पहिए को हमने यहाँ बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ ए बी सी डी और ए, मतलब 2 बार ए है और एक बार बी सी डी है। ठीक है, बॉक्स इस तरीके से बने हैं। यदि आप इस पहिए को घुमाते हैं तो यहाँ पर ये एक तीर का निशान बना हुआ है। अब जब भी आप इस पहिए को घुमाएंगे तो आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं? देखिए, यदि मैं मानता हूं कि आपने इस पहिए को घुमाया तो ये तीर का निशान ए पर रुक सकता है। ठीक है, ए पर रुक सकता है। हम परिणाम में लिख देंगे कि ए मिल सकता है हमको। ठीक है, या हो सकता है यहां ना रुक कर इस वाले ए पर रुक जाए। चलिए, तो ए हमने पहले ही लिख दिया है कि परिणाम में हमको ए मिल सकता है। चलिए, अब हो सकता है ए पर ना रुक के इस बी पर ये रुक जाए। ठीक है, तो ए परिणाम मिल सकता है। दूसरा परिणाम मिल सकता है कि ए नहीं होगा तो बी भी हो सकता है। चलिए, अब हो सकता है ये सी पर रुक जाए। ठीक है, हमसे तो बस परिणाम ही तो पूछ रहा है। जब आप इसे घुमाएंगे तो तीर का निशान किस पर रुकेगा? तो हो सकता है ये सी पर रुक जाए, और या ये भी हो सकता है कि ये डी पर रुक जाए, मतलब इनमें से किसी पर भी ये रुक सकता है। तो ए बी सी और डी, ये 4 परिणाम के अलावा बच्चों कोई भी 5वां परिणाम यहाँ आपको नहीं मिलेगा। मतलब केवल और केवल इन्हीं चारों चीजों पर ये तीर का निशान रुकेगा, वरना अन्यथा किसी पर भी नहीं रुकेगा। ठीक है, ए हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, यहाँ 2 बार है तो वो ए ही, इसलिए ये हमने एक ही बार लिख दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न होता है, बी करते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, मतलब आप कोई भी 2 सिक्के लीजिए, ये पैसे जो होते हैं ना वो सिक्के लीजिए। चलिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने 2 सिक्के ले लिए, ये 1-1 रुपए के सिक्के हैं। अब यदि हम इन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं वो यहाँ हमें लिखना है। देखिए, हम मानते हैं कि हमने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला और वो जब जमीन पर गिरे तो दोनों इस साइड से गिरे। अब इस साइड को क्या कहते हैं? हिंदी में तो चित कहते हैं, इंग्लिश में इस साइड को कहते हैं हेड। ठीक है ना? तो दोनों सिक्के हेड साइड गिर सकते हैं। हम लिख देंगे यहाँ कि हमको हेड और हेड मिलेंगे। चलिए, एक परिणाम तो हमको मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि वो हेड हेड ही गिरे, हो सकता है कि पहला हेड गिरे और दूसरा ये टेल, यानी कि पहला चित गिरे दूसरा पट गिरे। उल्टा गिरने को पट कहते हैं। ठीक है, तो या तो हमें ये भी परिणाम मिल सकते हैं, तो हम लिख देंगे हेड और टेल भी हमको मिल सकते हैं। चलिए, अब तीसरी पोजीशन हो सकती है कि पहले वाला तो टेल गिरे और दूसरा वाला हेड गिरे। ठीक है, मतलब पहला वाला पट गिरे, उल्टा गिरे, और दूसरा वाला सीधा यानी कि चित गिर जाए। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो तीसरी कंडीशन होगी हमारी टेल और हेड की। ठीक है, अब चौथी कंडीशन एक और हो सकती है कि हमने उनको उछाला, तो वो या तो हो सकता है कि ये भी टेल गिरे, मतलब उल्टा गिरे, और ये भी उल्टा यानी कि दोनों ही पट गिरे या टेल गिरे। ठीक है, तो दोनों को लिख देंगे टेल और टेल। अब बच्चों, इन चारों कंडीशन के अलावा कोई 5वीं कंडीशन नहीं हो सकती कि हम उन सिक्कों को उछालें और इनके अलावा वो और भी कोई कंडीशन में गिर जाए। ठीक है, और यही हमारे सवाल का जवाब होगा। जो हमें परिणाम मिला वो हमने लिख दिया। सवाल समझ में आ रही है बच्चों? आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे ज्यादा कुछ कठिन था नहीं इस प्रश्न में, बहुत आसान प्रश्न था।
आपको अनुभव के आधार पर यह सीखना था। चलिए, प्रश्न नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ एक पासे को फेंकना है। पासा कौन सा? आप लूडो तो खेलना जानते हैं ना, वही लूडो का जो पासा होता है वो ये वाला, ठीक है। वो कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब उससे कुछ जो परिणाम मिलेंगे ना, वो यहाँ उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्न लिख दिए हैं। जैसे प्रश्न नंबर इसी का पहले का ए है कि एक अभाज्य संख्या, तो पहले तो हम इसे संख्याओं के रूप में लिख लेते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ हमने लिखा है पासे की संख्या, क्योंकि हमें सबसे पहले तो इन सवालों को जब भी हम करेंगे ना, उससे पहले हमें ये तो पता होनी चाहिए कि पासे में संख्याएं कितनी होती हैं। तो पहले हम इन संख्याओं को लिखते हैं। आपने जानना होगा, बहुत अच्छे से देखा भी होगा कि पासे में 6 साइडें होती हैं और हर साइड पर एक एक अक्षर लिखा होता है। जैसे मानते हैं पहली पर 1, फिर दूसरी साइड पर 2, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, 5 और 6। ठीक है, यही अंक तो लिख रहे होते हैं पासे में। ठीक है, तो यहाँ हमने पासे की संख्याएं लिखी। अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ये इसका ए पार्ट है कि एक अभाज्य संख्या, मतलब ये जो पासे की संख्या है, इनमें से आपको कौन कौन सी संख्या अभाज्य है ये बतानी है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अभाज्य संख्याओं को पहचानना आप जानते हैं? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभाज्य संख्याओं को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है एक, और एक होता है वह संख्या स्वयं, या स्वयं कह लीजिए ये, या कह लीजिए खुद वही संख्या। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे, उसका भी मैं बहुत एक आसान तरीका बता देता हूँ कि वह संख्या या तो एक के पहाड़े से कटेगी या खुद से कटेगी। यदि हम उसे काटना चाहेंगे तो या तो वह एक से कटेगी और या स्वयं से कटेगी, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक के पहाड़े में आएगी और खुद अपनी संख्या के पहाड़े में आएगी, और अन्यथा वह किसी संख्या के पहाड़े में आ नहीं सकती, ना किसी से कट सकती है। ऐसी सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब हमें इनमें से पहचानना है। देखिए, एक हमारी एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, इसे तो हम छोड़ ही देंगे। चलिए, अब 2 से शुरुआत करते हैं। 2 देखिए, 2 एक के पहाड़े में आती है, बिल्कुल आती है, और 2 खुद के पहाड़े में आती है। ठीक है, तो 2 हमारी पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसे रट लीजिए। यदि अभाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होती है ना, वह 2 से होती है। कभी भी 1 से मत कर देना, वरना गलती हो जाएगी। एक अभाज्य संख्या नहीं होता, 2 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 3 को देखिए, 3 एक के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, और खुद के पहाड़े में आता है, तो 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 4 को देखिए, देखिए 4 एक के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, स्वयं यानी कि खुद के पहाड़े में भी आता है, लेकिन ये 2 के पहाड़े में भी आता है। 2 दूनी 4 होता है। और हमने क्या बताया है, अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ इसके 3 गुणनखंड हो गए, एक और खुद वह और 2, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 देखिए, एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में, और किसी से नहीं कटेगा, तो देखिए हमने जो है ये भी लिख दिया 5। 6, 6 एक से भी आ जाएगा, खुद से भी होगा, लेकिन 2 के में पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि 6 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ अभाज्य संख्या कितनी है? सिर्फ 3 हमने लिख दी। चलिए, अब इसी का बी पार्ट करते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर वह संख्या कैसी होगी? वह संख्या होगी हमारी भाज्य। ठीक है, और भाज्य संख्या हमने अभी सीखी है। चलिए, उसे और अच्छे से समझा देते हैं हम आपको। देखिए बच्चों, बी हमने लिखा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ऐसी संख्या जो भाज्य है। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए तो हमने बता दिया आपको नियम कि अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2। और भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? उसके होते हैं 3 गुणनखंड। कौन कौन से? सबसे पहले तो उसका एक गुणनखंड होता है एक, यानी कि वह एक के पहाड़े में आती है संख्या, या एक से कट सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा,
वह स्वयं के पहाड़े में आएगी या स्वयं से ही कट सकती है। अच्छा, तीसरी संख्या होती है कोई अन्य संख्या, मतलब किसी अन्य संख्या से भी वह संख्या यदि कट रही है, एक और खुद के अलावा यदि वह किसी अन्य संख्या से भी कट रही है, कम से कम एक संख्या से, तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए एक तो हम छोड़ेंगे क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तीन भी हमारी अभाज्य संख्या है। चार को देखते हैं, चार देखिए एक से कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा। ठीक है, और एक अन्य संख्या यानी कि दो से भी कट जाएगा। ठीक है ना, एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है बच्चों, वह होती है हमारी चार। चार से छोटी कोई भी हमारी भाज्य संख्या गणित में नहीं होती। ठीक है, इस चीज को भी आप रट लीजिए। तो चार हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और जो प्रश्न में पूछ रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, वो हमने लिख दी। ठीक है, पांच हमारी अभाज्य संख्या है। छठवीं को देखते हैं, यानी कि छह को, एक के पहाड़े में आती है, स्वयं यानी कि छह के खुद के पहाड़े में आती है, और एक संख्या अन्य से कट रही है। हाँ, दो से भी आप काट सकते हैं, दो तिया छह, और इसे तीन से भी काट सकते हैं, तीन दूनी छह। तो चार और छह एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने बी पार्ट भी इसका कर लिया। अब इसका दूसरा है, ए है इसका कि पांच से बड़ी एक संख्या, अभी उसे भी लिखते हैं। देखिए दूसरे का ए है पांच से बड़ी संख्या। ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, बताइए पांच से बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? सिर्फ एक ही संख्या है इकलौती, वो है छह। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पांच से बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ छह। और बी है इसका कि पांच से बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब पांच से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, वह सभी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे बी में पांच से बड़ी संख्या नहीं। अब पांच से बड़ी कौन कौन सी नहीं है? देखिए पहला तो एक, दो भी इससे बड़ी नहीं है, तीन भी इससे बड़ी नहीं है, और चार भी इससे बड़ी नहीं है। ठीक है, रुक जाए, नहीं, पांच संख्या भी हमारी बच्चों पांच से बड़ी नहीं है, पांच के बराबर है लेकिन इससे बड़ी नहीं है। तो हम इस पांच को भी यहाँ लिखेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो केवल चार तक ही लिखते हैं, लेकिन इसका आंसर में पांच भी लिखा जाएगा, क्योंकि आप प्रश्न को फिर से एक बार ढंग से पढ़ सकते हैं कि वो पूछ रहा है कि पांच से बड़ी संख्या नहीं, पांच से कोई भी संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। बताइए इनमें से कोई भी संख्या पांच से बड़ी है? ये सब पांच से छोटी है और ये पांच के बराबर है, लेकिन बड़ी कोई भी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं ना? बहुत आसान प्रश्न है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? देखिए इसका पहला है या ए है कि प्रश्न एक ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता क्या हो? अच्छा, देखिए यहाँ आपके लिए एक नया शब्द आया है, प्रायिकता। हो सकता है शब्द नया हो, लेकिन इसका अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रायिकता को हम बच्चों दूसरे अर्थ में समझें तो इसका अर्थ होता है संभावना। किसी भी कार्य को होने की संभावना क्या है, वही मैथ में आपको लिखना है, और उसी को कहते हैं प्रायिकता। जब भी हमको कोई काम करने को दिया जाता है या किसी संख्या के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि इस कार्य को करने की क्या संभावना है, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। देखिए प्रायिकता को याद करने का मैथ में तो एक सूत्र है, क्या है वह? कि प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना? क्या सूत्र है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कैसे निकालेंगे? जैसे ये प्रश्न है, इसमें वो पूछ रहा है कि ये जो तीर का निशान है सूचक, इसके डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है? ये जो सूचक है, यदि हम इस व्हील को घुमाते हैं, पहिए को घुमाते हैं, तो कितनी संभावनाएं हैं कि ये जो तीर का निशान है सूचक है, ये डी पर रुक जाए? देखिए डी एक बॉक्स में है कि ज्यादा में है? सिर्फ सिंगल बॉक्स में है, एक बॉक्स में है, तो इसकी संभावना तो सिर्फ एक ही है। ठीक है ना? तो जो अनुकूल परिणाम होगा वही इसकी संभावना होगी कि जब पहिया घूमेगा तो इसको, क्योंकि ये एक बॉक्स में बना है, तो इसकी संभावना जो अनुकूल परिणाम होगा वो तो होगा एक। तो अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे हम एक। ठीक है, अब बटे में आएंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कैसे? आप बॉक्स में देखिए कि ये जो व्हील है ना,
मतलब पहिया है, इसमें कितने बॉक्स बन रहे हैं। देखिए, एक तो डी वाला बन रहा है, दूसरा ए वाला है, तीसरा भी ए वाला है, चौथा बी वाला है और पांचवा सी वाला। यानी कि इसमें कुल जो बॉक्स बन रहे हैं वो है हमारे 5। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम में तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि डी वाला बॉक्स सिर्फ 1 है। और कुल परिणाम में जितने भी इसमें बॉक्स बन रहे हैं वो, तो यहाँ जो हमारी प्रायिकता आएगी बच्चों वो आएगी 1/5। और सूत्र तो आप रट चुके होंगे कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और हमारी प्रायिकता भी आ गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी का बी करते हैं बच्चों कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से इक्का, यानी कि जो सिंगल जो इक्का होता है उसको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बच्चों, हो सकता है आप में से, मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों ने ताश की गड्डी को बहुत अच्छे से देखा होगा, लोगों को खेलते हुए देखा होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, आप 8th क्लास के बच्चे हैं, ताश नहीं खेलते होंगे, गंदी चीज होती है, लेकिन आपने देखा जरूर होगा। तो ताश की गड्डी होती है बच्चों, उस गड्डी में वो पूछ रहा है कि जो इक्के होते हैं ना उनको प्राप्त करने की प्रायिकता। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें जो इक्के होते हैं उनकी संख्या होती है 4। एक इस तरीके का होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ताश की जो 52 पत्तों की गड्डी है उसमें 4 इक्के होते हैं। अब इसी की वो प्रायिकता पूछ रहा है कि जब यदि उस गड्डी को आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे से फेंक देंगे तो इक्कों के निकलने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का सूत्र तो आपको रट चुका है कि प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, यहाँ हम अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे इक्कों की संख्या। चाहे तो आप अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो अनुकूल परिणाम की तो जगह लिखेंगे हम 4। ठीक है, और बटे में लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या, ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52। 52 पत्तों की ही तो ताश की गड्डी होती है ना, तो जो कुल परिणाम होगा वह आएगा हमारा 52। क्योंकि ये जो इक्के निकलेंगे इस 52 पत्तों में से ही तो निकलेंगे, 52 चांसेस रहेंगे टोटल हमको इक्के निकाल लेने के, और उसी में से 4 में हमारा इक्का निकल आएगा। ठीक है, और यही हमारी संभावना या प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए, आप इसे काट भी सकते हैं, इससे कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 ऊपर, और 4 से इसे काटिए, 4 एकम 4, 1 और 1 यहाँ आ गया तो 12 हो गए। तो 4 दिया 12। ठीक है, तो जो हमारी प्रायिकता आई बच्चों वो 1/13, ये हमारी प्रायिकता कहलाएगी। क्या, सॉरी, 52 पत्तों की एक गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने ये प्रायिकता निकाल दी। चलिए इसी का सी पार्ट करते हैं। सी है कि एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। देखिए यहाँ जो है हमको एक बॉक्स मतलब सर्किल दिया है, वृत्त दिया है, उसमें सेब दिए हैं। देखिए जी का मतलब होता है ये ग्रीन, ठीक है, आर का मतलब है रेड यानी कि लाल। वो हमसे पूछ रहा है कि जो लाल सेब हैं उनको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसके लिए भी हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर होगी वही, या तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख लीजिए, या जो चीज हमें चाहिए उसे हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लाल सेब की प्रायिकता चाहिए ना, तो लाल सेब तो लिखेंगे हम ऊपर और बटे में लिख देंगे कुल सेब। अब लाल सेब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, देखिए जहां जहां आर लिखा होगा वही रेड या लाल कहलाएगा। देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 सेब है हमारे लाल। तो लाल सेब की जगह लिखेंगे बच्चों हम 4, और बटे में कुल सेब। कुल सेब कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो बटे में लिख देंगे कुल सेब में 7। तो जो प्रायिकता आएगी बच्चों वो हमारी आएगी 4/7। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं सच क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर
अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 8 में है, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलेगी। लेकिन वो मिलेगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं। प्रश्न पर क्या है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, एक पर्ची पर एक संख्या। अच्छा, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। देखिए बच्चों, एक इस तरीके का इन्होंने बॉक्स बनाया है, उसमें 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक लिखकर उन पर्चियों को उसमें डाल दिया है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि आपको बिना देखे बॉक्स में हाथ डालना है और एक पर्ची निकालनी है। ठीक है ना। तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके आपको जवाब देने हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला प्रश्न है कि संख्या 6 प्राप्त करना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। मतलब आपको इसके अंदर हाथ डालना है और संख्या नंबर 6 निकालनी है, 6 वाली पर्ची निकालनी है। तो कितनी संभावना है कि पहली बार में 6 नंबर की ही पर्ची निकले। है ना। चलिए इसे हम विधिवत रूप से करते हैं। देखिए, यहाँ हमने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं लिख ली हैं। अब वो बोल रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हमने यहाँ लिखी है। प्रायिकता क्या है, सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा बच्चों, जब हम इस बॉक्स में हाथ डालेंगे तो 6 नंबर की पर्ची तो सिर्फ एक ही पर तो लिखी होगी, मतलब एक ही पर्ची पर तो 6 नंबर लिख रहा है। तो जब हम हाथ डाला तो हमने इस 6 नंबर की पर्ची निकाल ली, एक पर्ची पर लिख रहा है, तो अनुकूल परिणाम में तो लिखा जाएगा एक, क्योंकि एक पर्ची पर 6 नंबर लिख रहा है। ठीक है, अब उसकी संभावनाएं क्या है, मतलब कुल परिणाम कितने हैं, क्योंकि यहाँ 10 पर्चियां हैं टोटल, तो 10 पर्ची में से हमें 6 नंबर की निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम तो एक होगा। और कुल परिणाम में लिखा जाएगा जितनी टोटल संख्या है पर्चियों की वो 10 है, क्योंकि 10 पर्चियों में से आपको एक निकालना है। तो इसकी प्रायिकता बच्चों हो गई 1/10। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न करते हैं। वो कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, मतलब 6 नंबर है ना, उससे छोटी एक संख्या प्राप्त करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। अब यहाँ हमको देखना है कि 6 नंबर तो ये रहा, अब इससे छोटी संख्या है कितनी। देखिए 5 इससे छोटी है, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्या 6 से छोटी है। तो जब हम हाथ डालेंगे तो इनमें से कोई सी भी संख्या निकल सकती है। तो टोटल संख्याएं कितनी है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो जो अनुकूल परिणाम होगा बच्चों, वहां हम, क्योंकि 5 पर्चियां निकालनी है, तो 5 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं, टोटल पर्चियां जितनी है वही हमारी कुल परिणाम हो जाएगा। तो टोटल परिणाम यानी कि कुल परिणाम होगा 10। तो जो प्रायिकता होगी वो होगी 5/10। आप इसे काटकर और छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूना 10। तो जो इसकी वास्तविक प्रायिकता निकल कर आएगी बच्चों, वह आएगी 1/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए देखिए इसी का तीसरा करते हैं कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए 6 कहाँ है ये, अब 6 से बड़ी संख्याएं कितनी है पहले ये देखिए, 7 बड़ी है, 8 बड़ी है, 9 और 10, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो 4 संख्याएं हमारी 6 से बड़ी है। ठीक है ना। तो जो इनको निकालने की प्रायिकता होगी, जो अनुकूल परिणाम होंगे, वो कितनी पर्चियां होंगी, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे कि 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम में लिखेंगे, क्योंकि 6 से बड़ी 4 पर्चियां हैं, तो जितनी संख्या बड़ी है, मतलब जितनी संख्याएं बड़ी हैं वो हमने यहाँ लिख दी, 4 संख्याएं बड़ी हैं। तो अनुकूल परिणाम में लिखेंगे 4, और बटे में लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, मतलब टोटल पर्चियां कितनी हैं,
वो आप जानते हैं, टोटल पर्चियां हैं 10, तो कुल परिणाम में लिख देंगे हम 10। ठीक है, अब इसे आप काट भी सकते हैं क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 और बटे 2 पंजे 10, तो 5 बार ये। तो जो आंसर आया वो आया 2/5। इसकी प्रायिकता 2/5 होगी। चौथा करते हैं, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक अंकीय हैं। अब एक अंकीय संख्या कौन कौन सी है? देखिए, एक भी एक अंकीय है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब हमारी एक अंकीय संख्या है। 10 हमारी 2 अंकीय संख्या है, क्योंकि 10 2 अंकों से मिलकर बना है, 1 और 0, तो 2 अंकों से मिलकर बना है, तो ये 2 अंकीय होगी। और ये 9 से लेकर 1 तक की, मतलब चाहे 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है वो एक अंकीय हैं। ठीक है ना? तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? संख्या कितनी है? 9। यहाँ लिख देंगे एक अंक की संख्या की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जितनी संख्याओं वाली पर्चियां होंगी उतने ही तो अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहाँ 9 है, तो अनुकूल परिणाम में लिखेंगे हम 9 बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम में जितनी टोटल पर्चियां हैं 10, तो वो लिख देंगे 10। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा 9/10, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। अच्छा, मतलब एक पहिया है, उसमें 3 त्रिज्यखंड तो हमारे हरे रंग के हैं, एक नीले रंग का है और एक है लाल रंग का। ऐसा कोई पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब जब आप उस पहिए को घुमाएंगे तो जो हरा त्रिज्यखंड है ना, उस पर वही सूचक या तीर रुकने की प्रायिकता क्या होगी वो आपको बताना है। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? मतलब दूसरे प्रश्न में वो पूछ रहा है कि आपको ऐसा प्रायिकता बतानी है कि वो रंग आपको चुनना है जो नीला नहीं है। ठीक है ना? मतलब ऐसा कोई त्रिज्यखंड जो नीला नहीं है उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। चलिए सबसे पहले तो एक घूमने वाला पहिया बनाते हैं जिसमें 5 त्रिज्यखंड है। देखिए बच्चों, यहाँ हमने एक घूमने वाला पहिया बना लिया जिसके 5 त्रिज्यखंड हैं। और देखिए ये जो जी है मतलब ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं? हरे 1, 2, 3 त्रिज्यखंड हरे हैं यानी कि ग्रीन है। ये बी यानी कि ब्लू, एक नीला हो गया और एक हो गया रेड यानी कि लाल। अब वो हमसे इसी के आधार पर पूछ रहा है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? का सूत्र होता है बच्चों अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ हमने प्रॉपर लिखा है कि हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे? जो हरे त्रिज्यखंड है वो कितनी है संख्या में? क्योंकि 1, 2, 3, 3 ही तो हरे त्रिज्यखंड है। तो इन तीनों में से किसी ने एक पर आना है, वो पहिया का जो सूचक होता है वो तो 3 है। तो अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे हम 3। तो अनुकूल परिणाम में हो गया 3। अब बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम में क्या लिखेंगे? इस पहिए में जितने भी त्रिज्यखंड हैं वो टोटल कितने हैं? देखिए 3 तो ग्रीन के यानी कि हरे के हो गए, चौथा हो गया नीले का और पांचवा हो गया आर यानी कि रेड का। तो कुल त्रिज्यखंड की संख्या है 5। तो जो हरे त्रिज्यखंड की प्रायिकता होगी बच्चों वो हो जाएगी 3/5। ठीक है बच्चों, आना सरल सवाल, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी में है कि ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? ठीक है, चलिए इसे भी लिखते हैं। लिखेंगे कि ऐसे त्रिज्यखंड की प्रायिकता जो नीला ना हो। अब नीला ना हो तो ऐसे कौन कौन से त्रिज्यखंड है? देखिए ये नीला नहीं है, ये भी नीला नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि ऐसे त्रिज्यखंड 4 हैं जो नीले नहीं है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम की जगह क्या लिखेंगे? 4। यहाँ सूत्र नहीं लिखा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है ना? तो अनुकूल परिणाम में तो हम लिखेंगे 4 और बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 5, क्योंकि 5 त्रिज्यखंड हैं। तो ऐसा त्रिज्यखंड की प्रायिकता जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता होगी 4/5। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं? बहुत आसान प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आप सीख रहे होंगे।
अब इसी का 6वां प्रश्न करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब जो प्रश्न नंबर 2 था ना, उसमें जो जो घटनाएं हुई थी उनकी आपको प्रायिकता बतानी है। चलिए पहले प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 तो यही रहा। क्या था इसमें? जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो यहाँ हमें परिणाम नहीं लिखनी, हमें इनसे जो प्रश्न थे ना, जैसे पहला प्रश्न था कि एक अभाज्य संख्या, तो हमें एक अभाज्य संख्या जो प्राप्त होगी ना उसकी प्रायिकता लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पासे की संख्या 1 से लेकर 6 तक होती है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो 2 है, 3 भी है और 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे? ये जो 3 अभाज्य संख्या है यही हमारी अनुकूल परिणाम में आ जाएंगी। यहाँ लिख दीजिए 3। ठीक है, बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है? ये सभी संख्या। कितनी संख्या है ये? 6। तो बटे में हो जाएगी 6। तो जो इसकी प्रायिकता होगी 3/6। आप इसे काट भी सकते हैं। देखिए 3 से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो जो इसकी प्रायिकता आएगी बच्चों वह आएगी 1/2। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 1/2। इसकी प्रायिकता हो जाएगी किसकी? अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए इसी का बी है। क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब जो संख्या अभाज्य नहीं है यानी कि तो वो भाज्य होंगी। तो अभाज्य संख्या नहीं है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ आप सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं है? देखिए वो थी हमने अभी निकाली थी, एक तो 4 थी और दूसरी थी 6। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य संख्या नहीं है की प्रायिकता। सूत्र रख चुका है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में कितनी संख्याएं ऐसी जो अभाज्य नहीं है? 1 और 1 2, यानी कि 2 संख्याएं हैं ऐसी जो अभाज्य नहीं है। बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम में लिख लिया तो कुल परिणाम 6। अब इसे काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 1/3 हो जाएगी अभाज्य संख्या नहीं है की प्रायिकता। ठीक है, तो फिर इसी का दूसरे में प्रश्न है, इसका पहला है यानी कि ए है कि 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता। यहाँ लिखेंगे हम 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? वो है सिर्फ हमारी 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम में आएगा 6 के लिए, ये 6 एक अकेली संख्या है ना, तो 1 बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी कि 6 टोटल संख्या, तो वो लिख देंगे 6। कंफ्यूज मत होना, 6 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 6 इकलौती संख्या है जो 5 से बड़ी है, इसलिए यहाँ 1 लिखा है। और 6 क्यों लिखा है? क्योंकि कुल परिणाम यानी कि ये टोटल संख्या 6 है, इसलिए हमने बटे में 6 लिख दिया है और यही हो जाएगी हमारी इसकी प्रायिकता। चलिए अब इसी का बी पार्ट करते हैं कि 5 से बड़ी संख्या नहीं है की प्रायिकता आपको बतानी है। हमने लिखा भी है यहाँ 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है पहले ये देखिए। देखिए 1 5 से बड़ी नहीं है, 2 भी 5 से बड़ी नहीं है, 3 भी 5 से बड़ी नहीं है, 4 भी और खुद 5 भी 5 से बड़ी नहीं है। ठीक है ना, तो टोटल संख्याएं कितनी है जो 5 से बड़ी नहीं है? वो है 5। और कुल परिणाम यानी कि सभी संख्या 6 हो, तो जो इसकी प्रायिकता आएगी वो आएगी 5/6। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 6 ही प्रश्न करेंगे क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में 6 ही प्रश्न हैं, यानी कि ये प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।